नमस्कार साथियों, कोशिका वाला टॉपिक चल रहा है। तो कोशिका वाला टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग, ठीक है। ये वाला टॉपिक आज से शुरू है, कोशिकांग। तो देखो, हमने यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं देख ली। अब जो कोशिकांग है, इसके पीछे कोशिकांग लगा है, इसका मतलब है कि कोशिका के अंग। और जब कोशिका के अंगों को पढ़ेंगे तो इस शब्द से ये समझ आ जाना चाहिए कि हम यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ रहे हैं या हम कहें कि हम कौन सी कोशिका को पढ़ रहे हैं, विकसित कोशिका को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोशिकांग तो किसमें होते हैं? विकसित कोशिका में होते हैं, ठीक। दूसरी बात, जो कोशिका है ये जीवन की आधारभूत इकाई है, जीवन की शरीर की संरचनात्मक इकाई है ही। इसका मतलब ये कि जो जीव हैं उन जीवों में पादप भी आते हैं और उन जीवों में जंतु भी आते हैं। बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान के अंदर दो पाठ शाखाएं हम पढ़ते हैं, एक जीव विज्ञान, एक जंतु विज्ञान और एक क्या? वनस्पति विज्ञान। इसका मतलब जो वनस्पति विज्ञान पढ़ें, जंतु विज्ञान पढ़ें, दोनों में कोशिकाएं होंगी, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी होंगी? विकसित कोशिकाएं होंगी। इसका मतलब ये विकसित कोशिकाएं पादपों में भी पाई जाती हैं, ये विकसित कोशिकाएं पादपों में पाई जाती हैं और ये विकसित कोशिकाएं किनमें? जंतुओं में भी पाई जाती हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि पादपों में और जंतुओं में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं कैसी हैं? विकसित हैं। प्लस अपन यहाँ पर कहेंगे कि ये जो जीव है, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय का मतलब है ये यूनिसेल्युलर है। ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है। बहुकोशिकीय क्या है? ये जीव है, ठीक। तो आज हम चर्चा आज से शुरू कर रहे हैं कोशिकांग। तो इसमें देखें, हम यहाँ पर डायग्राम बनाते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, मतलब ये कि कोशिका जो है, ये कोशिका हम लेके चल रहे हैं, एक ही कोशिका से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिका का जो आकार है ये गोल भी हो सकता है, कोशिका का जो आकार है बेलनाकार भी हो सकता है, कोशिका का जो आकार है वो अंडाकार भी हो सकता है। कोशिका का आकार मतलब बेलनाकार, गोलाकार और अंडाकार, किसी भी प्रकार का ये कोशिका का आकार हो सकता है। हमने यहाँ से एक आकार लिया है गोलाकार। इसका मतलब ये नहीं है कि कोशिका बस केवल गोल होती है। मैंने बताया कोशिका गोल भी हो सकती है, कोशिका बेलनाकार भी हो सकती है, कोशिका अंडाकार भी हो सकती है, किसी भी आकार में हो सकती है। हमने एक कोशिका ली है गोलाकार कोशिका। और जो हम अंगों की चर्चा कर रहे हैं तो हम मान लें कि ये एक हमने कोशिका ली, ये कोशिका जंतु कोशिका है अगर, तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी जो परत होती है उसको कहा जाता है क्या? कोशिका झिल्ली। उसको क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, ठीक। तो जो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है उसको कहा जाता है क्या? कोशिका झिल्ली, ठीक। और अगर हम मान लें कि ये कोशिका कैसी है? पादप कोशिका है, तो इस पादप कोशिका के में पादप कोशिका जो होती है उस पादप कोशिका में 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाओं की क्या होती है? बाहरी आवरण होता है 3 कोशिकाओं का। तो देखो, पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, 3 आवरण होते हैं किसके अंदर? पादप कोशिका के अंदर। लेकिन जहां पर हमने ये जो कोशिका झिल्ली है, और ये कोशिका झिल्ली किन में पाई जाती है? जंतु कोशिकाओं में। ये किस में पाई जाती है? जंतुओं की कोशिकाओं में। और ये जो 1 2 3 परतें हम देख रहे हैं, ये 3 परतें मिलती हैं किन में? पादपों में। और इसको कहा जाता है क्या? कोशिका भित्ति। इसको क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति, ठीक है। तो देखो, एक प्रश्न यहां से बन जाता है कि पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? तो एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है कि जहां पर जंतु कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है या सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। वहीं पर ये जो है पादप कोशिका की, ये किसमें पाई जाती है? पादपों में। ये किसमें पाई जाती है? पादप। पादप का मतलब पौधों में। तो ये जो बाहर की परत है, इस परत को बोला जाता है कोशिका भित्ति, ठीक। अब ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसी होती है? पादपों में 3 कोशिकाएं भित्ति होती है। एक को बोला जाता है प्रारंभिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। ये जो बीच में खाली खाली गैप दिख रहा है, इसमें डॉट डॉट में कर रहा हूं, इसको मध्य पटल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मध्य पटल। तो देखो, ये क्या है? ये है मध्य पटल। ये मध्य पटल है।
अब इस ये मध्य पटल भी किस में होता है, ये मध्य पटल भी किस में होता है, पादपों में। ये है क्या, मध्य पटल। ये जो मध्य पटल है, ये मध्य पटल किस में होता है, पादपों में होता है। अब ये जो मध्य पटल है, ये मध्य पटल जो है, इस मध्य पटल का काम होता है कि ये वाली परत और इस वाली परत को आपस में क्या करना, चिपकाने का काम करती है क्या, मध्य परत, मध्य पटल। और ये मध्य पटल कैल्शियम, ये मध्य पटल कैल्शियम और ये मध्य पटल मैग्नीशियम के पैक्टेट से क्या होती है, बनती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से ये मध्य पटल क्या होती है, निर्मित होती है। इस मध्य पटल का काम होता है ये बाहरी परत को और इस परत को आपस में चिपकाना। ये हम कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति के अंदर, या हम कहें कि पादप कोशिका के अंदर मध्य पटल का काम होता है 3 कोशिका की जो परतें हैं भित्ति की, उन भित्ति की परतों को चिपकाना। और ये जो बनती है वो कैसे बनती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से बनती है। और ये एक सीमेंट जैसा क्या करती है, काम करती है। और ये कब दिखती है, जब फल पक जाता है तो फिर ये मध्य पटल घुल जाती है, और जब फल पकता नहीं है तब ये मध्य पटल क्या होती है, सख्त होती है। तो पके हुए फलों में ये मध्य पटल ही होती है जो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है और इसमें आग मिल जाती है, तो ये होती है क्या, मध्य पटल। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो पहले इन भित्ति और झिल्ली के बारे में जान ले हम। तो देखो जरा, ये वाली जो भित्ति है और ये जो कोशिका की क्या है, कोशिका झिल्ली है और कोशिका भित्ति है, इनके अगर हम कार्यों पर नजर डालें कि इसके कार्य क्या हैं, तो देखो जरा, कार्यों पे अगर हम नजर डालें किसके, तो पहले हम लेके चल रहे हैं किसको, कोशिका झिल्ली यानी जंतु कोशिका को। तो देखो सबसे पहली बात, इन दोनों का काम है कोशिका को आकार प्रदान करना। इधर अगर हम पादप कोशिका की भी बात करेंगे तो इसका भी काम क्या है, पादप कोशिका को आकार प्रदान करना, पहला काम। दूसरा जो इसका काम है वो है सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा जो इसका काम है वो क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। इधर इसका भी काम क्या है, सुरक्षा प्रदान करना। तो ये भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। किसको सुरक्षा प्रदान करती है, जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो इसके कोशिकाएं आएंगे जिसमें सारे के सारे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक सारी चीजें, जीव द्रव्य, इन सारी चीजों को क्या करती है, सुरक्षित रखती है बाहरी चोटों से। ये काम होता है किनका, कोशिका झिल्ली का और कोशिका भित्ति का। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है ये बात कि ये जो आकार है, इस आकार को बनने में 2 प्रकार के बल क्या करते हैं, काम करते हैं। एक बल को बोला जाता है स्फीति बल, एक बल को क्या बोला जाता है, स्फीति बल, या फिर बोला जाता है क्या, स्फीति दाब। और इधर अगर एक होता है क्या, भित्ति दाब। इधर अगर बात करें आकार को बनाने का तो एक होता है क्या, भित्ति दाब। एक कोशिका दाब होता है और एक क्या होता है, भित्ति दाब होता है। ठीक है, दोनों को एक ही जगह लेके लेते हैं, एक कोशिका दाब और एक क्या होता है, स्फीति दाब, और एक क्या होता है, भित्ति दाब। तो अगर प्रश्न ये आए कि आकार कौन बनाता है, तो ये तो तय है, सही है, समझ आ रहा है कि कोशिका भित्ति बना रही है आकार, और इधर कोशिका झिल्ली भी दे रही है आकार, सुरक्षा भी दे रही है कोशिका झिल्ली, और पादप भित्ति भी क्या दे रही है, सुरक्षा दे रही है। लेकिन अगर इसके अंदर प्रश्न आता है कि कौन सा दाब है जो आकार बनाए रखने में मदद करता है, तो एक तो है भित्ति दाब और एक है क्या, स्फीति दाब। ये दोनों क्या करते हैं, कोशिका का आकार बनाए रखते हैं। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न उठ सकता है कि ये भित्ति दाब क्या है और ये स्फीति दाब क्या है। तो आप देखो जरा, मान लें अपन, मैंने कहा कि कोशिका का आकार कुछ भी हो सकता है। मान लें ये बेलनाकार हमने एक कोशिका ले ली। अब इस कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से एक दाब लगता है बाहर की तरफ और एक दाब बाहर से लगता है काय की तरफ, अंदर की तरफ। मतलब ये कि जो अंदर का दाब है, ये अंदर का दाब, अंदर जो जीव द्रव्य मौजूद है वो जीव द्रव्य बाहर की तरफ क्या करता है, प्रेशर करता है, बाहर की तरफ दाब देता है, और जो भित्ति होती है वो अंदर की तरफ दाब देती है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला दाब इस दाब के बराबर होता है। मतलब ये कि जो भित्ति दाब होता है वो भित्ति दाब उतना ही लगता है जितना नीचे से क्या लग रहा है, स्फीति दाब लग रहा है। मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इससे क्या होता है कि ये नीचे की तरफ नहीं है, मतलब ये अगर इससे क्या होता है, संतुलन बना रहता है किसका, कोशिका के आकार का। कैसे, ये जो नीचे वाला दाब है जो अंदर जीव द्रव्य के कारण क्या हुआ है, पैदा हुआ है,
वो दाब बाहर की तरफ क्या देगा, दाब देगा। और अगर बाहर से कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो ये जो कोशिका है, ये कोशिका क्या हो सकती है, फट सकती है, ब्लास्ट हो सकती है। ठीक है, आकार इधर उधर हो सकता है। इसीलिए इस आकार को संतुलित बनाए रखने के लिए इस भार के बराबर, यानी ये वाला जो भार है, ये भार के ये दाब है, ये दाब कैसा है, स्फीति दाब। और ये वाला जो दाब है, ये दाब कैसा है, भित्ति दाब। तो ये भित्ति दाब और स्फीति दाब दोनों क्या करते रहते हैं, मैनेज करे रहते हैं किसको, कोशिका के आकार को। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा दाब है जो कोशिका को आकार प्रदान करता है, तो हम कहेंगे कि भित्ति दाब और स्फीति दाब। ठीक, जब दाब की चर्चा कर ही रहे हैं तो एक चर्चा और कर लेते हैं। एक दाब और लगता है जिसे कहा जाता है क्या, परासरण दाब। क्या कहा जाता है, परासरण दाब। ये जो परासरण दाब होता है, ये जैसे हमने अभी इसको समझा कि इसमें क्या है, अंदर से बाहर की तरफ कोशिका में जो दाब लग रहा है उसको तो हमने कहा है कि ये भित्ति दाब है, और जो स्फीति दाब है। और जो बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है वो कौन सा है, भित्ति दाब है। और इसी के अंदर अधिक सांद्रता वाले स्थान में जो दाब पैदा होता है, जो अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की तरफ जब इसका पदार्थ जाता है, उसके कारण अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर 3 प्रकार के दाब हैं। ये वाला एक दाब है जिसको कहा जाता है परासरण दाब। ये वाला जो दाब है इसको कहा जाता है क्या, स्फीति दाब। और एक जो ऊपर वाला है इसको क्या कहा जाता है, भित्ति दाब। बात समझ में आ गई, ये क्या है, भित्ति दाब। तो 3 प्रकार के दाब हैं अंदर। ठीक है, इसके कारण क्या हो पाता है, आकार रह पाता है। दूसरी बात देखो, सुरक्षा। तो सुरक्षा तो तय है कि अगर हम पाता भित्ति की बात करें तो ये सख्त होती है। ये कैसी होती है, सख्त होती है, मजबूत होती है। और वहीं अगर हम झिल्ली की बात करें जो जंतु कोशिका में ये लोचदार होती है। मतलब ये कि अगर आज हम ना तो ब्रूस ली, मतलब अगर अभ्यास करोगे तो आप इसको सख्त कर सकते हैं। हमारी स्किन क्या होती है, मुलायम होती है। तो मुलायम होने का जैसे वही अगर हम पादपों में देखें तो उसकी बाहरी परत मुलायम नहीं होती। इसका मतलब ये कि ये हार्ड, ये मजबूत होती है, सख्त होती है। और ये कैसी होती है, लोचदार होती है। जंतुओं की क्या कोशिका, झिल्ली। और पादपों की कोशिका भित्ति कैसी होती है, मजबूत होती है। अगली बात, अगर हम जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली का काम देखें तो इसका एक और महत्वपूर्ण काम होता है आवागमन को बनाए रखना। क्या, आवागमन को बनाए रखना। तो देखो, जो आवागमन को बनाए रखने वाली बात है, तो यहां से फिर से एक प्रश्न बनता है क्या, वो ये कि हमें पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम यूनिसेल्युलर पढ़ रहे हैं, बहुकोशिकीय पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि एक कोशिका ये है तो ऐसा नहीं होगा कि एक कोशिका इतनी दूर जाके होगी। मतलब ये होगा कि ये कोशिका भी इसके पास होगी, ये कोशिका इसके, इस तरीके से क्या एक ऊतक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हर कोशिका में पदार्थों का आवागमन, पदार्थों का क्या आवागमन जो होता है, ये आवागमन जिसके माध्यम से संपन्न कराया जाता है वो माध्यम होता है क्या, कोशिका झिल्ली। वो माध्यम क्या होता है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो पदार्थों का जो आवागमन है, मतलब इस कोशिका का इसमें और इसका इसमें आने वाला जो पदार्थों का आवागमन है, और इसके अंदर भी पदार्थों का जो आवागमन है, वो पदार्थों का आवागमन जिससे संपादित किया जाता है वो है क्या, कोशिका झिल्ली। तो हम कहेंगे कि एक और महत्वपूर्ण काम है किसका, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो है क्या, पदार्थों का आवागमन। अब ये जो पदार्थों का आवागमन है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पदार्थों का आना और पदार्थों का जाना, आर पार आने जाने की जो व्यवस्था है, जो माध्यम है, जो संपादित कराता है, वो कोशिका झिल्ली कराती है। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है कि कोशिका के अंदर जो आवागमन की व्यवस्था है उसको नियंत्रित कौन करता है। तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम अणुओं की जो सांद्रता होती है, ये प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। पोटेशियम अणुओं की जो सांद्रता होती है, ये पोटेशियम अणुओं की सांद्रता इस आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, तो पोटेशियम अणुओं की सांद्रता किसी भी कोशिका के अंदर, कोशिका जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों के आवागमन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब फिर आवागमन तक आ ही गए हैं तो आवागमन को पूरा समझ ही ले हम। तो ये जो आवागमन है, ये आवागमन 2 तरीके से होता है। कहने का मतलब ये कि एक को तो कहा जाता है अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, एंडो क्या नाम से इसको कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है।
ठीक है। एक तो इस प्रकार का होता है क्या, आवागमन, और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या, एक्सोसाइटोसिस। अब ये आपसे टर्मिनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। मैंने कहा कि आप शब्दों को ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर तो वो चीजें लिखी होती हैं मोस्टली जो किताबों में है, ठीक है। किसी भी कोचिंग में जाने का, किसी भी वीडियो को देखने का, किसी भी शिक्षक से सुनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उसकी बातों को सुने, वरना वो तो बोर्ड पे वही लिख रहा है जो किताबों में लिखा है, धोखे से पहले पैदा हो गया, सुबह ने थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़ लिया और बातों को लिख दिया। तो आप शब्दों को सुने ध्यान से, ठीक है। तो देखो मैंने कहा कि आवागमन होता है, आवागमन जो होता है वो पोटेशियम अणुओं के द्वारा नियंत्रित होता है। अब इस कोशिका के अंदर आवागमन दो तरीके से होता है, एक को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस और एक को कहा जाता है क्या, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ आना और एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ जाना। तो इसका मतलब है एंडो का मतलब पदार्थों का अंतर्ग्रहण, पदार्थों का अंदर आना, और एक्सो का मतलब है पदार्थों का बाहर जाना। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी कोशिका के द्वारा जब पदार्थों का अंतर्ग्रहण किया जाता है या कोशिका किसी पदार्थ को अंदर लेती है उसे क्या कहा जाता है, तो कहेंगे क्या, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और जब कोशिका पदार्थों को बाहर करती है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। अब जैसे मान लो ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, अब इस कोशिका ने क्या किया, ये बाहर का जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को अगर अंदर लेगी ये वाली कोशिका, तो ये मान लो कि भाई यहाँ पर ये वाला पार्टिकल था, दूसरे स्टेप में ये वाला पार्टिकल जब अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो क्रिया हुई है इस मॉलिक्यूल की इसके अंदर जाने की, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ है, एंडोसाइटोसिस हुआ है। और इसके विपरीत अगर हम ये कहते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल इसके अंदर था अब निकल के बाहर आ गया है, तो हम कहेंगे क्या हुआ है, एक्सोसाइटोसिस हुआ है, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि कोशिका में जो आवागमन है दो टाइप से होता है, एक अंदर आने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं और बाहर जाने को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक। अब एंडोसाइटोसिस पे आ गए हैं, तो एंडोसाइटोसिस दो प्रकार से होता है। यहाँ पर एक चीज और है कि एंडो जो साइटोसिस है ये एंडोसाइटोसिस दो प्रकार से होता है, ठीक है। एक को बोला जाता है पाइनो, एक को बोला जाता है क्या, पाइनोसाइटोसिस, एक को बोला जाता है पाइनोसाइटोसिस, ठीक है। एक को क्या, पाइनोसाइटोसिस, और एक को बोला जाता है क्या, फैगनोसाइटोसिस, ठीक। दो प्रकार से होता है, एक फैगनोसाइटोसिस और एक क्या होता है, एक होता है पाइनोसाइटोसिस। तो देखो जो फैगनोसाइटोसिस और क्या पाइनोसाइटोसिस, ये जो दोनों फैगनोसाइटोसिस पाइनोसाइटोसिस ये दोनों के दोनों उपभाग हैं किसके, एंडोसाइटोसिस के। एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर की तरफ लेना, ये जो एरो लगाया है इसका मतलब है किसी भी पदार्थ को अंदर लेना। अब अंदर दो तरीके से कोशिका लेती है, एक पाइनोसाइटोसिस के फॉर्म में और एक फैगोसाइटोसिस के फॉर्म में। अब देखो इन दोनों के बीच अंतर क्या है, जब किसी भी पार्टिकल को लिक्विड फॉर्म में अंदर लेती है, तरल रूप में, जब कोशिका किसी भी पदार्थ को तरल रूप में अंदर लेती है तो वो पाइनोसाइटोसिस कहलाता है, जब किसी को सॉलिड यानी ठोस रूप में लेती है तो वो फैगनोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब ये हुआ कि जब सॉलिड पदार्थ अंदर ग्रहण करेंगे तो उसको बोला जाएगा फैगनोसाइटोसिस, और जो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाएगा उसको बोला जाएगा पाइनोसाइटोसिस, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो ये कि यहाँ पर कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है। मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये वाला पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अंदर जाना है, इस पार्टिकल को क्या होना है, अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो ये वाली जो कोशिका झिल्ली, मैंने कहा ना कि ये महत्वपूर्ण काम है इसका, तो यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो पहले तो ये वाले पार्टिकल को ये यहाँ ले लेगी और तीसरी अवस्था में ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्टिकल अंदर आ जाएगा और कोशिका अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। देखो कितने सिस्टमैटिक तरीके से होता है कि ये कोशिका अंदर, ये वाला जो पार्टिकल था जो झिल्ली के बाहर था, झिल्ली फोल्डेड हुई और फोल्डेड होने के बाद उसने क्या किया, तीसरे स्टेप में इस पार्टिकल को अंदर ले लिया, ये कहलाता है एंडोसाइटोसिस। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंडोसाइटोसिस में जो कोशिका है वो कोशिका किस फॉर्म में क्या लेती है, अंदर लेती है किसी भी पदार्थ को, तो हम कहेंगे दो फॉर्म में लेती है, एक सॉलिड फॉर्म में लेती है और एक काय में लेती है, लिक्विड फॉर्म में लेती है। जो लिक्विड फॉर्मेशन में लेती है उसे पाइनोसाइटोसिस कहते हैं और जो सॉलिड फॉर्म में लेती है उसको फैगनोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन ये जो एंडोसाइटोसिस की क्रिया है इसमें क्या होता है, फोल्ड होती है क्या कोशिका झिल्ली, और फोल्ड होने के बाद वो क्या करती है, पार्टिकल को अंदर ले लेती है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है किसका, कोशिका की, किसका, झिल्ली का आवागमन। अगली बात देखो, अगला जो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो अगला काम क्या है, तो देखो अगला काम है इसका क्या, पारगम्यता को बनाए रखना।
ठीक है, पारगम्यता को बनाए रखना। पारगम्य ये भी है, पारगम्य पादप कोशिका भी है और पारगम्य क्या है आपकी जंतु कोशिका भी है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है क्या, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, आप लिखते जाना थोड़ा बहुत नहीं, पूरे लिख लो, अगर नहीं है तो लिखते जाना और अगर है तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो देखो जरा, अब पारगम्यता इधर भी है, पारगम्यता इधर भी है और पारगम्यता इधर भी है, दोनों तरफ क्या है पारगम्यता है। तो एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि ये पारगम्यता क्या है, तो आप पहले इस शब्द को समझ लें। क्यों समझ लें? समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कोशिका झिल्ली को हमें एक शब्द लिखा हुआ मिलता है कि कोशिका झिल्ली होती है अर्ध पारगम्य, और इधर कोशिका भित्ति के बारे में लिखा हुआ मिलता है। अगर हम इसकी पारगम्यता देखें तो यहाँ पर है कि ये पूर्ण पारगम्य है। कौन सी? कोशिका भित्ति। और अगर झिल्ली की बात करें तो इसको शब्द लिखा हुआ मिलता है कि ये अर्ध पारगम्य है। क्या? अर्ध पारगम्य। या फिर यहाँ पर एक शब्द लिखा मिलता है कि वर्णात्मक क्या है? पारगम्य है, वर्णात्मक या फिर चयनात्मक। तो ये शब्द जो मिलते हैं, इन शब्दों को हमें रटना पड़ता है, या फिर आप नहीं रटते हुए आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता रहा हूं। तो पारगम्यता का मतलब है किसी भी पदार्थ का, किसी भी क्या नाम से विलायक और विलेय पदार्थों का कोशिका के आर पार आने जाने की जो व्यवस्था है उसको बोला जाता है क्या? पारगम्यता। मतलब अभी जो हमने बना के देखा था, एक पार्टिकल अंदर आया था, फिर उस पार्टिकल को यानी एंडोसिस और एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस की जो क्रिया हुई थी वो एक प्रकार का पारगम्यता का क्या था? उदाहरण था। लेकिन आप कहोगे कि जब ये बात यही खत्म हो गई है तो आगे क्यों बता रहे हो? आगे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन शब्दों को समझना है कि इसको अर्ध पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं और इसको पूर्ण पारगम्य क्यों कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो जरा, यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है इस पर भी छोटे छोटे डॉट क्या होते हैं? क्या नाम से? छिद्र होते हैं। और भित्ति पर भी छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। अब ये जो पारगम्यता है, पारगम्यता का मतलब समझ आ गया। अब ये जो पारगम्यता है, ये पारगम्यता भी कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। एक झिल्ली होती है क्या? अपारगम्य। एक झिल्ली होती है अपारगम्य। इसका मतलब हुआ कि जिसके अंदर से पदार्थ जिसके अंदर से बाहर ना जा सके और बाहर से अंदर ना आ सके। एक होती है पूर्ण पारगम्य। पूर्ण पारगम्य का मतलब है कि जिसमें से पदार्थ विलेय और विलायक दोनों अंदर बाहर आ जा सके, उसे कहा जाता है क्या? पूर्ण पारगम्य। और ये जो पूर्ण पारगम्य होती है, ये पूर्ण क्या नाम से जो पारगम्य होती है, ये पूर्ण पारगम्य होती है क्या? कोशिका भित्ति। ठीक है। तीसरा वाला जो पारगम्यता होती है वो होती है क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ये अर्ध पारगम्य क्या होती है? अर्ध पारगम्य जंतु कोशिका कैसी होती है? अर्ध पारगम्य। और पूर्ण पारगम्य क्या होती है? पादप कोशिका होती है। तो हम कहेंगे कोशिका भित्ति होती है पूर्ण पारगम्य और कोशिका झिल्ली होती है अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य में क्या होता है? शब्दों को सुनना। अर्ध पारगम्य में क्या होता है कि जो एक तो होता है क्या? एक तो होता है क्या? सॉल्वेंट। ठीक है, एक क्या होता है? विलायक और एक क्या होता है? विलेय। एक होता है क्या? विलायक और एक क्या होता है? विलेय। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो एक विलायक है एक विलेय है। जब केवल और केवल विलेय बाहर जाए, विलायक बाहर ना जाए, मतलब हम ये कहेंगे कि जिस कोशिका के अंदर से केवल विलेय अणु बाहर जाते हैं, विलायक बाहर नहीं जाता, उसे कहा जाता है क्या? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है। और जिसमें से विलेय और विलायक दोनों बाहर आ जाते हैं उसे कहा जाता है क्या? पूर्ण पारगम्य झिल्ली। तो जंतु कोशिका में क्या होता है? विलेय बाहर आ जाते हैं, विलायक अंदर ही रहता है। ये कारण है अर्ध पारगम्य कहे जाने का। किसको? कोशिका झिल्ली को या जंतु कोशिका को। अब एक शब्द और है वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य को चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली के बारे में अगर एक शब्द और आए तो हम इसको चयनात्मक पारगम्य भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य भी होती है। इसमें क्या होता है? जिन पदार्थों को बाहर निकाला जाना है केवल उन्हीं को बाहर निकलने देती है और जिनको नहीं निकलने दिए जाना उनको नहीं निकलने देती है। यानी सिलेक्टेड जो पार्टिकल्स होते हैं केवल उन्हीं को बाहर जाने देना कहलाता है क्या? चयनात्मक पारगम्य, या फिर उसी को कहते हैं क्या? वर्णात्मक पारगम्य। ठीक, तो ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अपनी चयनात्मक अर्ध पारगम्य होती है, जबकि कोशिका भित्ति कैसी होती है? पूर्ण पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इसका एक अगला काम है। अब देखो जरा और क्या काम है? और काम है परासरण की क्रिया को करना।
ठीक है। परासरण, परासरण का मतलब ऑस्मोसिस की क्रिया को क्या करना, बनाए रखना। तो देखो ये भी काम करती है क्या, कोशिका झिल्ली। अब आप कहोगे परासरण क्या है, जिनको पता है वो बिल्कुल कान में रुई लगा सकते हो, जिनको नहीं पता वो बड़े ध्यान से सुन ले। परासरण का मतलब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस परासरण का मतलब होता है जब अधिक सांद्रता वाले स्थान से, अधिक सांद्रता वाले स्थान से कोई, हम कह सकते हैं कि जहां पर सांद्रता ज्यादा है तो अधिक सांद्रता वाले स्थान से अणुओं का कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो पेपर में ये भी प्रश्न आ सकता है कि कोशिका में से जब अधिक सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों की तरफ किसी पदार्थों का गमन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो हम कहेंगे काय के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है, या हम कहेंगे ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। तीसरा जो इसका काम है वो है विसरण, जिसको बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो विसरण भी करती है कौन, कोशिका झिल्ली। मतलब ये कि विसरण का मतलब है कि जो कोशिका जल का और कोशिका अणुओं का, जो गैसों का, सॉरी, जल का और गैसों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करती है, जिस तरीके से करती है, वो तरीका है विसरण का। ठीक है, मतलब ये प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किस क्रिया के द्वारा, क्या नाम से, जो पदार्थ है वो अधिक जहां पर पदार्थों की अधिकता है, वो अधिकता वाले पदार्थों से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, जो अपन ने यहाँ समझा था, परासरण दाब। तो जब अधिक सांद्रता वाले स्थान में जब प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है तो ये क्या करती है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का क्या हो जाता है, संचालित पदार्थ इस तरफ जाते हैं, उसे तो कहा जाता है क्या, परासरण। और जब इस विसरण के माध्यम से जल और विसरण के माध्यम से गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान, उसे कहा जाता है क्या, विसरण। तो ये विसरण भी कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। विसरण भी कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कोशिका झिल्ली के साथ साथ, तो कोशिका झिल्ली डीएनए का रेप्लिकेशन भी करती है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, ये चर्चा अपन आगे करेंगे, जब अपन गुणसूत्र पढ़ेंगे उसमें देखेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी करती है कौन, कोशिका झिल्ली। तो यहां पर हमने देखा कि कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका भित्ति क्या कर रही है, सुरक्षा दे रही है। कोशिका झिल्ली भी क्या दे रही है, सुरक्षा दे रही है। ठीक है, हमने देखा कि कोशिका भित्ति आकार बना रही है, हमने देखा झिल्ली भी क्या बना रही है, आकार बना रही है। ये भी सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली के काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आकार देना काम नहीं है कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली ऑस्मोसिस की क्रिया भी करती है, कोशिका भित्ति डिफ्यूजन की क्रिया भी करती है, कोशिका भित्ति क्या करती है, पदार्थों के आवागमन की क्रिया भी करती है, एंडोसाइटोसिस की क्रिया करती है, और एग्जोसाइटोसिस की क्या करती है, क्रिया करती है। ये काम करती है कौन, कोशिका झिल्ली। अब आगे देखो जरा, अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों का निर्माण किससे होता है, तो अगर अपन बात करें किसकी, कोशिका झिल्ली की, तो देखो जरा, कोशिका झिल्ली बनती है काय से, प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली बनती है काय से, प्रोटीन से, और कोशिका झिल्ली बनती है काय से, लिपिड्स से। ठीक है, यानी वसा से। तो देखो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है, पूछी जा सकती है, क्या, मैंने कहा कि प्रोटीन और लिपिड्स इन दोनों से बनती है अधिकतर, लेकिन इसमें कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स भी भाग लेते हैं, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स भी भाग लेते हैं। और ये जो क्रिया है, जिस क्रिया में क्या होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है झिल्ली जीवांत जनन। उसको क्या बोला जाता है, झिल्ली जीवांत जनन। किसको बोला जाता है, सेल बायोजेनेसिस। क्या, सेल बायोजेनेसिस। मतलब अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन से और वसा से जो झिल्ली बनती है, वो झिल्ली बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्या, हिंदी में कहेंगे जीवांत जनन, या फिर कहेंगे क्या, सेल बायोजेनेसिस। तो ये जो कोशिका झिल्ली के निर्माण की जो क्रिया है, वो कोशिका झिल्ली के निर्माण की क्रिया कहलाती है क्या, सेल बायोजेनेसिस, या फिर कहते हैं क्या, जीवांत जनन। जीवांत जनन की क्रिया है क्या होना, झिल्ली का निर्माण होना, जो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है, जिसमें फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स शामिल होते हैं। वहीं अगर हम बात करें किसकी, कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति के लिए ज्यादातर यही माना जाता है कि कोशिका भित्ति बनी होती है काय की,
सेल्यूलोज की। लेकिन सिर्फ सेल्यूलोज नहीं होता, इस कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल्यूलोज तो होता ही होता है, हेमीसेल्यूलोज भी होता है, ठीक है, काइटिन भी होता है, क्यूटिकल भी होता है, पेंटिडोलकेन भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज नहीं है, इसके साथ साथ हेमीसेल्यूलोज है, ठीक है, इसके साथ साथ काइटिन है, इसके साथ साथ क्या है, काइटिन है, इसके साथ साथ क्यूटिकल है, इसके साथ साथ क्या है, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल भी इसमें क्या लेता है, भाग लेता है, ठीक है, हेमीसेल्यूलोज भी इसमें क्या लेता है, भाग लेता है। अगला पेंटिडोलकेन भी इसमें क्या लेता है, भाग लेता है, पेंटिडोलकेन भी क्या लेता है, इसमें भाग लेता है। काइटिन जो है, इस काइटिन से बनती है किसकी, कवक की क्या, कोशिका भित्ति। और जीवाणु की जो बनी होती है वो पेंटिडोलकेन की बनी होती है, पेंटिडोलकेन की जो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो इससे क्या होती है, निर्मित होती है, ठीक है। तो पेंटिडोलकेन की तो कोशिका भित्ति निर्मित होती है जीवाणु से, और काइटिन की जो कोशिका भित्ति निर्मित होती है कवक की, वो कैसे होती है, काइटिन से। एक बात और याद रखना, कभी कभी कवक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से भी निर्मित होती है, ये बात भी याद रखना। हालांकि ये बात और है कि ज्यादातर प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति काय की, तो काइटिन आंसर जाता है। लेकिन अगर काइटिन ऑप्शन में नहीं है या फिर दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं और उपरोक्त दोनों हमारे पास विकल्प है, तो याद रखना है कि सेल्यूलोज भी कवक की कभी कभी क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, लेकिन ज्यादातर काइटिन क्या करता है, कोशिका भित्ति का क्या करता है, निर्माण करता है, किसके अंदर, कवक के अंदर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जीवाणु क्या है, तो इसको जीवाणु को पादपों के अंतर्गत रखा जाता है, काय के अंदर, पादपों के अंदर। इसको पादप के अंदर रखे जाने का कारण है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको पादपों के अंतर्गत रखा जाता है। और इसको आगे चर्चा जीवाणु की जो भी होगी वो चर्चा अपन आगे करेंगे, तो इसको पादपों के अंदर रखा जाता है। ये देखो, इसको जीवाणु है, ये जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति काय की बनी हुई है, तो हम कहेंगे कि पेंटिडोलकेन की बनी हुई है। कवक की बात करें तो काइटिन से बनती है, लेकिन सिर्फ काइटिन से नहीं, ज्यादातर काइटिन ही आंसर माना जाता है। लेकिन अगर काइटिन के साथ सेल्यूलोज ऑप्शन में है, उत्तर देने की गुंजाइश है, उपरोक्त दोनों करके पूछा है, तो ये तय है कि ये सेल्यूलोज भी काइटिन की कोशिका भित्ति के निर्माण में क्या है, सहायक है। तो ये क्या होती है, कोशिका भित्ति का इस तरीके से क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये है कोशिका भित्ति का निर्माण। हाँ, एक बात और बता दें कि कोशिका भित्ति का और कोशिका झिल्ली का एक बात और है अंतिम, वो ये कि जब निर्माण होता है तो एक टीलोफेज अवस्था आती है, और टीलोफेज अवस्था जो होती है वो कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। टीलोफेज अवस्था में जाकर जो अंदर हम पढ़ेंगे अंतःप्रदब्बीय जालिका, जिसको क्या बोला जाता है, ईपीआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से क्या होता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली कब बनती है, तो हम कहेंगे कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था टीलोफेज में बनती है, और ये स्रावित पदार्थों के माध्यम से बनती है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रदब्बीय जालिका क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब लास्ट बात मैं आपसे कहूं कि ये जो टॉपिक है काफी लंबा चलेगा। लंबा इसलिए भाई, वैसे मैं एक वीडियो में आपको ये बता सकता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि आप लोगों की होशियारी मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है। आप लोग स्किप करोगे, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगर 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी तो आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, चीजें आपसे स्किप हो जाएंगी। इसलिए वीडियो को छोटा बना रहा हूं। हो सकता है कि इसके भाग ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर स्किप ना करें तो मैं इस पूरे पाठ को एक भाग में भी क्या कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। लेकिन आप लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए पार्ट में बनाना पड़ रहा है। पूरे इत्मीनान के साथ सुने, एक एक बात को सुने, एक एक चीज को समझें, हर बात समझ में आएगी, ठीक है। अब तो इसकी चर्चा, आगे की चर्चा हम करेंगे कल। तब तक के लिए